बढ़िया। हाँ। अरे मैं चलो टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक, रोग वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। नोट्स वगैरह बना लिए उसके? नहीं बनाए? कुछ एक ने बना लिए होंगे, कुछ एक ने नहीं बनाए। ठीक है। आज का जो अपना नया टॉपिक है, जेनेटिक्स। नाम सुना है? अनुवांशिकी। सीईटी के सिलेबस में पूरी एक हेडिंग है, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी से संबंधित शब्दावली, मेंडल, मेंडल के नियम, वो सारे के सारे अपने इसमें पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में। वैसे जेनेटिक्स जो है अपने आप में ये एक पूरी ब्रांच है साइंस की। ठीक है। जेनेटिक्स बहुत बड़ी ब्रांच है, जिसके अंदर हम अपने इसको पूरा क्या है, डिटेल से पढ़ेंगे। बैठ जा काका। ठीक है। चलो एक बार इन्हें आ जाओ साइंस का नहीं। ठीक है, फिर पढ़ ले आप बाकी जियोग्राफी करेंगे। अनुवांशिकी या जेनेटिक्स, क्या डेफिनेशन होती है अनुवांशिकी की? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, वंश के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी। और उसके अंदर आने वाले वेरिएशन यानी कि विभिन्नता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? इसके अंदर मेनली दो शब्द यूज होते हैं। एक होता है वंशागति, एक विभिन्नता, जिसको बोलते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन। वंशागति और विभिन्नता। वंशागति का मतलब कि जो आपके जीन है, आपके लक्षण है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाने। जैसे माता पिता के लक्षण आप में आते हैं, आप बड़े अपने संतानों में जाएंगे, उसको बोलते हैं वंशागति, हेरिडिटी। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, वो क्या कहलाती है, वंशागति। अब लक्षणों को लेके जाने वाला कौन होता है? जीन होता है। यानी कि जीन क्या करता है, जो लक्षण है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। यानी कि इसको क्या कहते हैं, आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है। ये सबसे छोटी इकाई, यानी कि सबसे पहला काम यही करेगा। जीन शब्द किसने दिया था? तो शब्द जो दिया था वो दिया था जोहानसन ने। याद रखना नाम इसका, जैसे जीन और जैसे जोहानसन। जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई पूछे तो कौन होता है? जीन होता है। पुराने कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, आजकल तो पैटर्न एग्जाम का बहुत बदल गया। तो फिर भी जनरली याद रखना, जीन जो है अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है। इसका शब्द का यूज किया था जोहानसन ने। यही आपका क्या काम करता है कि आपके जो लक्षण है माता पिता के आपके अंदर आते हैं, आप वाले आपकी संतानों में जाएंगे, दादा दादा वाले आपके मम्मी पापा के अंदर आएंगे। वो क्या होता है? वंशागति। अब विभिन्नता क्या होती है? विभिन्नता या इसको विविधता भी बोलते हैं। अब आपने देखा होगा, आपकी का भाई या बहन आपसे थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है, शक्ल में भी अलग होता है। जुड़वा वाला केस इससे अलग है। अपने कहते हैं ट्विंस है, एक जैसे ट्विंस है, उसका रीजन भी होता है। लेकिन जो विविधता या विभिन्नता क्या है, कि आप ही का भाई है कोई, वो आपसे अलग है, लक्षण भी अलग है, उसके गुण भी अलग है, बोलने चलने का तरीका भी अलग है। वो सब क्या होती है, वेरिएशन होता है, विभिन्नता होती है। ये किस वजह से आते हैं, इसके अलग अलग कुछ कारण है। सबसे पहले तो एक जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन कैसे? क्लाइमेट चेंज। ये आपने देखा होगा, इंडिया के लोग अलग तरह के रहते हैं। यानी कि वेस्ट इंडीज जाओगे, अफ्रीका जाओगे, बिल्कुल काले। अमेरिका आते हैं, इंग्लैंड आते हैं, व्हाइट। चेंजेस आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, जलवायु की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे चेंजेस आ रहा है। एक शब्द आता है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन बोलते हैं जिसको। यानी कि अचानक होने वाला परिवर्तन। ऋतिक रोशन देखा है सभी ने? नहीं देखा? हाँ। उसके हाथ में, एक हाथ में 6 उंगलियां है,
अंगूठे के पास एक उंगली और एक्स्ट्रा है, देखना कभी। तो वो क्या होता है, उत्परिवर्तन, यानी कि जीन में थोड़ी बहुत गड़बड़ होने की वजह से होती है, कि जीन के अंदर जैसे कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ऋतिक रोशन का जो पेरेंट्स है उसके 5 उंगलियां हैं, मम्मी पापा दोनों के 5 है, लेकिन उसके अचानक जीन चेंज होने की वजह से, जीन में परिवर्तन होने की वजह से क्या हो गया, 6 उंगलियां आ गई। अब उसके जो बच्चे होंगे उसके क्या 6 होंगे या 5 होंगे, कितने होंगे उसके, अगर उसके कोई बच्चा होगा तो उसके कितने, उसके भी क्या होंगे, 5 ही होंगे। तो ये जो उत्परिवर्तन होता है वो एक पीढ़ी में ही चलता है। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, सिद्धांत किसने दिया था उत्परिवर्तन का, ह्यूगो डी ब्रिज ने। आगे और नाम आएगा पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था वो दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया। एक उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है किसका, विभिन्नता का कारण, वो होता है क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। पहले साइंटिफिक लैंग्वेज में बता देते हैं फिर आपकी लैंग्वेज में बता देंगे। जीन विनिमय क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है कि दो जीन है, ठीक है, ये दो जीन है, ये दोनों जीन एक दूसरे से दूर है, ये दोनों एक दूसरे के पास है। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब है तीसरा जीन इसके बीच में से नहीं जा सकता, क्योंकि जगह ही नहीं, स्पेस नहीं है। तो क्रॉसिंग ओवर यानी कि तीसरा जीन इसमें नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सकते हैं, यानी कि थर्ड जीन यहाँ पे इंटर कर सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। जैसे कि एक नर है, एक मेल है, एक फीमेल है, ठीक है, दोनों पास पास रह रहे हैं, एक ही जगह रह रहे हैं, एक गांव में रह रहे हैं, तो थर्ड पर्सन बीच में नहीं आएगा, होता है ना, तीसरा नहीं आएगा। लेकिन मान लो एक इंडिया में रह रहा है, एक अमेरिका में है, एक मेल जो है इंडिया में रह रहा है, फीमेल जो है वो अमेरिका में रह रही है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कभी ना कभी तो कोई आएगा। तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ विभिन्नता आएगी, वेरिएशन आएगा, उसको बोलते हैं जीन विनिमय। ठीक है, एक चौथा कारण जो रह गया वो है विभिन्नता का लैंगिक जनन। क्या होता है लैंगिक जनन, बताओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसके अंदर एक नर का होना और एक मादा का होना कंपलसरी है, नर और मादा दोनों चाहिए, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। तो इसकी वजह से भी क्या है, विभिन्नता आती है। अब एक आपको बताया था अमर प्राणी कौन होता है, अमीबा। अमीबा क्या आकृति ऐसी होती है, ठीक है, ये अमीबा है। अब अमीबा का क्या होता है कि जैसे ही ये बूढ़ा होता है तो ये दो में क्या होता है, टूट जाता है, दो नए अमीबा बना लेता है, यानी कि ये क्या है, मरता नहीं है, विखंडन हो जाता है, इसको बोलते हैं द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन या द्विविखंडन। कि एक अमीबा किस में टूट गया, दो में टूट गया, ये इसका रिप्रोडक्शन है। क्या इसको अमीबा को अमीबी की जरूरत पड़ी, यानी कि मेल को फीमेल की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, देख खुद ही ये क्या हुआ, जैसे ही एज हुई इसकी बुढ़ा हुआ, ये दो में टूट गया आगे। अब ये जैसे ही दो बूढ़े होंगे फिर और आगे टूटते जाएंगे, फिर टूटते जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन, कि इसके अंदर आपको मेल या फीमेल दोनों में से एक से काम चल जाएगा। लेकिन लैंगिक जनन में क्या है, एक मेल कंपलसरी है, एक फीमेल कंपलसरी है। उसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र आते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं टोटल 46, यानी कि अब मेल है और फीमेल है, तो फीमेल और मेल दोनों के कितने कितने आएंगे, 23 23 ही आएंगे। तभी तो जो संतान होगी दोनों की, जो चाइल्ड होगा, बच्चा होगा, उसमें कितने गुणसूत्र आएंगे, 46 आते हैं। अब ऐसे नहीं कि मेल के 46 आगे फीमेल के 46 आगे, फिर तो 92 हो जाएंगे, फिर उसकी शादी करोगे 92 वाली ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी तो जरूरी होता है ना कि जो गुणसूत्र है वो भी सेम होने चाहिए। कि अब आपको बताया था कि टर्नर सिंड्रोम बीमारी थी जो फीमेल में होती है, पढ़ा था ना टर्नर सिंड्रोम, उसमें 45 गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स की कमी आ जाती है। अब उसकी किसी से शादी कराओगे तो क्या आगे पीढ़ी चलेगी। इसमें क्या होता है कि मोहबाज हो जाती है, जो लेडी होती है, बच्चा नहीं होता कभी भी, तो उसकी शादी करवा दी अगर किसी से 46 वाले गुणसूत्र वाले से, तो पीढ़ी आगे चलेगी नहीं।
पीढ़ी आगे नहीं चलेगी तो जिस वजह से क्या है कि वो विभिन्नता क्या, थोड़ा बच्चा ही नहीं होगा तो विभिन्नता तो बहुत दूर की बात है। तो मेल से 23 आते हैं, फीमेल से 23 आते हैं। जो मेल का होता है, मेल का जो पार्ट होता है वो होता है स्पर्म, जिसको अपने क्या बोलते हैं, शुक्राणु। यानी कि शुक्राणु में 23 गुणसूत्र, और फीमेल में अंडाणु। ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक बच्चा। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है जहां शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं उसको बोलते हैं जाइगोट। बताया था ना आपको जाइगोट क्या होता है, युग्मनज। हिंदी में बोलते हैं युग्मनज, इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, जिसमें क्या होगा, स्पर्म और एग, अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं और जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। उसके बाद प्रोसेस होती है कि बच्चा बनता है। मलेरिया का प्लाज्मोडियम बताया था, उसमें प्रोसेस बताई थी। सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद उकाइनीट बनता है, फिर सिस्ट बनता है, फिर लास्ट में जो आपको खाता है मच्छर, स्पेरोजाइट, वो बनता है। वो प्रोसेस, वो सीक्वेंस आपको पूरा पूरा याद रखना है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण भी क्या होता है, विभिन्नता आती है, लैंगिक जनन। यानी कि वही मम्मी पापा है लेकिन एक भाई अलग है, एक बहन अलग है, नेचर अलग है, सारा कुछ सिस्टम उसका अलग होता है। तो वो क्या है, लैंगिक जनन की वजह से क्या आता है, विभिन्नता आती है। ठीक है, तो अनुवांशिकी के दो वर्ड बताए आपको, एक होता है वंशागति, हेरिडिटी, यानी कि पहली पीढ़ी से लक्षणों को कहाँ लेके जाना है, दूसरी पीढ़ी में लेके जाना है। पहली पीढ़ी के लक्षण दादा दादी के मम्मी पापा में आएंगे, मम्मी पापा के आपके अंदर आएंगे, आप वाले आगे वाले जनरेशन में जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, वंशागति, वंश को चलाने के लिए। सबसे छोटी इकाई, यानी कि जो लक्षण को लेके जाने वाला है, जो ड्राइवर है, वो है जीन। आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, वाहक भी कहते हैं इसको, जीन को। जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने। उसके बाद वेरिएशन आती है, विविधता या विभिन्नता। ये चार कारण बता दिए आपको। क्लाइमेट चेंज आपको पता है कि यहाँ के लोग अलग है, दूसरे कंट्री में रह रहे हैं वो लोग अलग है। कुछ परिवर्तन होता है कि अचानक कोई चेंज आता है, म्यूटेशन, जीन में कोई चेंज आएगा, उस वजह से क्या होता है कि बॉडी पार्ट, एक आधा बॉडी पार्ट कम ज्यादा हो जाता है, कोई डिफेक्ट हो जाता है। वो एक ही पीढ़ी में रहेगा। ऐसे नहीं है कि किसी के एक ऑर्गन में डिफेक्ट आया तो वो जनरेशन टू जनरेशन चलता जाएगा, पीढ़ी से पीढ़ी, वो नहीं चलता। और उस परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने। फिर जीन विनी में बताया क्रॉसिंग ओवर, कि दो जीन के बीच क्या आ जाएगा, कोई तीसरा जीन आ जाएगा तो भी विभिन्नता आ जाती है। और नेक्स्ट आपको बताया था लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर भी विभिन्नता के कारण है। अब आगे बढ़ते हैं, वंशागति या विभिन्नता जो पड़ी उसको भी आगे दो टाइप्स में बांटना है, विविधता या विभिन्नता। इसको आगे दो प्रकार में, एक तो होता है कायिक। क्या मतलब होता है कायिक का, या सोमेटिक। अलैंगिक जनन, नहीं अलैंगिक जनन नहीं होता। कायिक का मतलब काया, काया होता है ना, काया किसको बोलते हैं, शरीर को, बॉडी को। विभिन्नता बॉडी की वजह से भी आती है। अब मान लो कोई जिम जाने वाला लड़का है, 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर जिम जाके अपनी बॉडी को अपग्रेड कर लेता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, मान लो एक्सीडेंट हो गया आपका, हाथ टूट गया किसी का, तो क्या आगे आने वाली जनरेशन के हाथ टूटे हुए होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि उसमें जीन थोड़ी इफेक्ट हो रहा है या डीएनए थोड़ी इफेक्ट हो रहा है। कायिक के अंदर ना तो डीएनए पर कोई इफेक्ट पड़ता है, डीएनए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और ना ही उसके जीन्स पर कोई प्रभाव पड़ता। ऐसे यानी कि जीन खत्म हो जाएंगे, जीन बदल देंगे, यानी कि सिर्फ एक्सटर्नल आपका जो स्ट्रक्चर है, बाहर वाला जो बॉडी है, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो कायिक विभिन्नता या सोमेटिक होती है। ठीक है, यानी कि इसमें आपकी काया, बॉडी को आप चेंज कर सकते हो, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, आंख टूट गई किसी की, या किसी ने जिम जाके बॉडी बना ली, या कोई पहले मोटा था बाद में पतला हो गया। ठीक है, वो कैसी होती है, कायिक। दूसरा आता है जननिक या जर्मिनल। आजकल बहुत से पहले मोटे जाते हैं फिर पतले होने की दवाइयां लेते हैं ना। जननिक इसमें आता है, इसमें डीएनए जीन में चेंज होता है, जीन बदलते हैं, मेनली डीएनए चेंज हो जाता है इसमें। अब जननिक का मतलब आपको चार कारण बताए पीछे, एक तो जलवायु वाला बताया, एक लैंगिक जनन बताया,
एक उत्परिवर्तन वाला बताया और एक जीन विनिमय। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, इन दोनों में से कौन कौन से चारों में से सेपरेशन करोगे? जेनेटिक में कौन कौन से कारण आएंगे? जीन विनिमय और किसी को नहीं आवे? एक बात बता, लैंगिक जनन जो है उसमें सिर्फ बॉडी बदलती है। हाँ, लैंगिक जनन है। सुनने पे ध्यान दो, देखने पे नहीं। सुनने, जो बातें कान में जाएगी ना वो बातें ही याद रहती है ज्यादा। अब क्या है ना कि गांव में चुगलियां करे, एक को सुन के आगे दूसरा करे चुगलियां करे, भाई सुन के ही करे, नोट्स बना के लिख के खोल लिया कि बना बात बोली, भाई आपके कन्नू दो चार और जोड़ के और बता देगा। तो लैंगिक जनन में और जीन विनिमय में क्या होता है कि जननिक जर्मिनल उसको क्या बोलते हैं, विभिन्नता बोलते हैं। इसके अंदर डीएनए भी प्रभावित होता है। वही जीन विनिमय आपको बता ही दिया क्या होता है, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर। तो ये दो कायटिक, कायिक यानी कि सोमेटिक, काया बदलेगी बॉडी, वो आप अपग्रेड कर सकते हो, जिम करो खाओ पियो जो मर्जी करो। और उधर जीन परिवर्तन होता है, डीएनए में चेंज आता है जेनेटिक में। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा है पर अब नहीं पूछते। फादर ऑफ जेनेटिक्स अब नहीं पूछते वैसे तो, पर आपको पता होना चाहिए। सबको याद हो गया कि किसको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स? साइंस वाला कौन कौन है? हाँ साजिया, ऑप्शन के मेंडल। पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। हाँ, 10वीं क्लास में यही पढ़ते हैं ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता के नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। इसमें क्या है कि नाम उसका जॉन है ना, जॉन बनेगा डॉन। मेंडल उसकी कास्ट है और ग्रेगर उसको उपाधि दी हुई है। ठीक है, नाम जॉन है, ग्रेगर उपाधि है। चर्च में ये पादरी था, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया सॉरी ऑस्ट्रिया का था। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, मेंडल कहाँ का निवासी था? एलडीसी में है हुए, कहाँ का था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना। दूसरा आता है मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कौन होता है? मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक है बैटसन। ठीक है, मेंडल से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे इसने तो। और बैटसन जो था वो क्या है, मॉडर्न जेनेटिक्स। जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, फिजिक्स का जनक कौन माना जाता है? न्यूटन माना जाता है। लेकिन आधुनिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का जनक किसको कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को। ठीक है, बैटसन। और जेनेटिक्स जो वर्ड है, शब्द है, वो इसी ने यूज किया था। जीन शब्द किसने दिया था? हाँ नेहा, जीन शब्द किसने दिया था? हाँ रोहित, किसने दिया था जीन शब्द? कार्तिक। जीन शब्द किसने दिया था? जॉन बनेगा डॉन, जोहानसन ने दिया था। मतलब क्लास में ध्यान नहीं है आपका। हम्म, प्रायोगिक मनोविज्ञान, प्रायोगिक अनुवांशिकी। ये नाम तो याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रायोगिक अनुवांशिकी का जनक ये होता है आपका T.H. मॉर्गन। इसने एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो किए थे ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मक्खी पे है। हाँ ड्रोसोफिला, इसको बोलते हैं फ्रूट फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी। ठीक है, ठीक है। T.H. मॉर्गन, प्रायोगिक अनुवांशिकी, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। सारी बात का पेपर में कौन नहीं आवेगी, पेपर में ए आवेगा। और फिर थारो रिजल्ट आवे तो मुंह लटकेड़ा आवेगा। फिर घर का थारो सीटी पास को नहीं हुई, नौकरी के डांग लगोगा।
भाई कहानी होगी, कौन समझ आओगे कोई पेपर में, ये पेपर में प्रश्न पूछा कटूंगा ना, तो साज्या की बात काम आवेगी ना सोनू की, ना किंग की बात काम आवेगी। ठीक है नी, बता बताओ, बता बता भी रेजी सी। अरे मुझे को थे सोचो नहीं कि 12th लेवल की है, मैं पेपर पास कर लियांगा। तो 12th लेवल को पिछले साल को पेपर उठा के देख लिया, बेरो लाग जी सी पास होगा या नहीं होगा। 20-25 मिनट की क्लास अभी थारी चुगलियां को नहीं खत्म होने लग रही, ये करीला सागे कर लिए, करीला सागे कर ली, ये सुनने नहीं लग रहा, नहीं आगे 5% तो दिमाग में जाती। अब तो एक को ध्यान इन्ना है, एक को इन्ना ना लगानी क्लास क्यों टाइम खोटी करो। मैं ये दिन का 6 बजे उठ के तैयार हो गए, फिर स्कूल जानो पढ़ानो सारा दिन, क्या माथो मारो, फिर मैं आपकी लगा लियो क्लास में बैठ जाएगी 7:30 जाएगी। प्रायोगिक अनुवांशिकी का जनक टीएच मॉर्गन, नाम याद रखें वो। इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, ड्रोसोफिला मक्खी, फ्रूट फ्लाई, फलों पे जो मक्खी बैठती है उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा है जैव रसायन, चौथा जैव रसायन, बायो अनुवांशिकी का जनक वो होता है गैरेट, बायोकेमिकल जेनेटिक्स का जनक किसको मानते हैं, गैरेट को मानते हैं। और पांचवा है आपका यूजेनिक्स, यूजेनिक्स, जो ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, वो दोनों इसके अंदर आते हैं, जैव रसायन में और यूजेनिक्स। यूजेनिक्स, जेनिक्स का मतलब जीन से, जेनेटिक्स से, यानी कि वही आपकी अनुवांशिकी। इसका अनुवांशिकी का जन्म होता फ्रांसिस गाल्टन, नाम सुना है कभी, गाल्टन का सुना होगा अकेला, सर फ्रांसिस गाल्टन। गाल्टन अलग है, डाल्टन अलग है। एक डाल्टन वैज्ञानिक आता है जो आपने 10वीं में पढ़ा होगा, परमाणु मॉडल 9वीं 10वीं में पढ़ा था, रदरफोर्ड का, बोर का, थॉमसन का, डाल्टन का। तो ये पांचों जनक आपको क्या है याद रखने हैं। ये तो आपको पता है, अनुवांशिकी का जनक कौन माना जाता है, मेंडल। मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक का माना जाता है बैटसन का। और जो ये शब्द है अनुवांशिकी या जेनेटिक्स, ये उसी बैटसन ने ही सबसे पहले उपयोग किया था। प्रायोगिक यानी कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, प्रयोग किए थे, ठीक है, वो किसने किए थे, टीएच मॉर्गन ने। सबसे पहले सबसे ज्यादा किसने किए, ड्रोसोफिला मक्खी, यानी कि जो फ्रूट फ्लाई जिसको फलों में बैठती है। जैव रसायन का गैरेट, और यूजेनिक्स का सर फ्रांसिस गाल्टन। अब अपने को अनुवांशिकी को 3 काल में बांटना है। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी का जनक जो पढ़ा वो कौन था, मेंडल, यानी कि मेंडल से पहले का टाइम और मेंडल के बाद का टाइम। तो मेंडेलियन काल बीच वाला, कि मेंडल ने क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। और पहले होगा तो क्या बोलेंगे, प्री, प्री मेंडेलियन। और बाद में होगा तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट मेंडेलियन, पोस्ट मेंडेलियन काल। यानी कि मेंडल, ऐसे थोड़ी कि अनुवांशिक की शुरुआत ही मेंडल ने की, उससे पहले भी बहुत एक्सपेरिमेंट हुए, उससे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने क्या किया, अनुवांशिकी पे एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे स्टार्टिंग में, तो ये भी बेचारा फेल ही हुआ था। कि 1822 से लेके जो मेंडल है, मेंडल की बात करें, 1822 में जन्म हुआ था इसका, और 1884 में सल्ट गया, खत्म लास्ट में। लेकिन उसको जनक कब कहा गया, 1884 के बाद, मरने के बाद, जब उसने एक्सपेरिमेंट किए मटर के पौधे पे किए। उससे पहले एक पौधा और उठाया था हिरेशियम, उस पर एक्सपेरिमेंट किए, वो फेल हो गए। अब जिसके एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए उसको अपने क्या मानते हैं कि यार वो तो की काम को करे। तो उस टाइम उसके जो प्रयोग थे, प्रयोगों का रिजल्ट जो निकला था वो उसने लिखे। उसके बाद वैज्ञानिक और आए 3, उन्होंने आगे दोबारा एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग प्लांट पे, तब वो मेंडल के रिजल्ट से मिलते जुलते थे। तब इसके सम्मान में बाद में इसको आधुनिक अनुवांशिकी का जनक बोला गया। मरने के बाद इसको उपाधि, ख्याति, प्रसिद्धि मिली है, पहले नहीं था ये। अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे मेंडल को, प्री मेंडलियन काल। इसके अंदर एक तो आता है पाइथागोरस, नाम सुना होगा इसका, तो बहुत फेमस थ्योरम है ना। पहले ये बायो का ही था, लेकिन बायो में दाल गली नहीं, बेचारे को नहीं समझ आई, तो ये मैथ में चला गया, सब्जेक्ट बदल लिया होता है ना, ये पहला 11वीं 12वीं साइंस रख ले, बाद में आर्ट्स में चल जाए। तो वो पाइथागोरस के काम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक फिर उसके बाद आता है विजमैन,
यानी कि ये मेंडल से पहले के वैज्ञानिक है, इसने चूहों पर प्रयोग किया था। अब चूहों पर प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो जनन काल होता है, वो जो पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, 21 दिनों के अंदर अंदर वो क्या है, अपनी जनसंख्या बढ़ा लेते हैं। ठीक है, विजमन चूहों पर प्रयोग किया, इसने क्या किया, चूहों की पूंछ से काट दी थी। पूंछ काट के देखता था कि आगे वाली जो पीढ़ी आएगी वो कैसी आएगी, उसमें पूंछ कटी होगी या नहीं कटी होगी। तीसरा आता है डार्विन। डार्विन ने भी अपने सिद्धांत दिए थे, 9वीं 10वीं में पढ़ते हो। इस डार्विन की वजह से ही मेंडल क्या हो गया था, फेल नहीं हुआ। मेंडल अपनी ख्याति नहीं बढ़ा सका। अब आज के टाइम में मान लो क्रिकेट की बात करें, विराट कोहली फेमस है, उसके जैसे खेलने वाला कोई खिलाड़ी आ जाए तो नाम ज्यादा किसका चलेगा, इस बार विराट कोहली का ही चलेगा। तो उस टाइम यही था कि डार्विन जो वैज्ञानिक था ये ज्यादा फेमस था। तो मेंडल क्या था, एक चर्च का पादरी था। जैसे पंडित होता है ना अपने मंदिरों में, वैसे मेंडल एक पादरी था। अब पादरी की बातों पे कौन विश्वास करेगी, तूने एक्सपेरिमेंट कैसे किया है, क्या रिजल्ट है तेरा, किसी ने विश्वास नहीं किया। उस टाइम इसकी ज्यादा चलती थी, तो उस वजह से भी मेंडल क्या हुआ, फेमस नहीं हो पाया। तो ये तीनों नाम आपको याद नहीं रखने। ये मेंडल से पहले एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, यानी कि प्रयोग कर चुके थे, किस पे, अनुवांशिकी पे। उसके बाद आता है मेंडेलियन काल। मेंडल जन्म कहाँ हुआ, ऑस्ट्रिया में। किस पे प्रयोग किए थे इसने, ऑस्ट्रिया के हेजेंड्रोफ प्रांत है कोई, उसके सिलेशियन गांव में। सिलेशियन गांव, एड्रेस पूरा बता दिया आपको, क्योंकि ये पूछा हुआ है मेंडल कहाँ का निवासी था, ऑस्ट्रिया का निवासी था। ऑस्ट्रिया का हेजेंड्रोफ प्रांत है कोई, और उसका भी सिलेशियन गांव में उसका जन्म हुआ था। इसने प्रयोग किस पे किया था, मटर पे। उद्यान मटर जिसको बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम स्टाइवम। मटर का जो वैज्ञानिक नाम है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पाइसम स्टाइवम। एक्सपेरिमेंट किया, इस मटर पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले इसने किस पे प्रयोग किए थे, यूरेशियम नामक पौधे पर। नामक कोई पौधा था, उस पर प्रयोग किए थे मटर से पहले, जो कि असफल हो गई, फेल हो गए, रिजल्ट सही नहीं आया, आउटकम। तो उस वजह से भी क्या है, मैंडल को एक बार किसी ने वैल्यू नहीं दी, भाई तेरे एक्सपेरिमेंट तो खराब है। अब इसने मटर पे प्रयोग कितने किए थे, मटर पे प्रयोग किए थे ना, इसने दो प्रयोग किए थे। एक तो होता है मोनोहाइब्रिड, एकल संकर संकरण या एकल संकरण। एक होता है डाई हाइब्रिड, द्विसंकरण। आपको ये मोनो और डाई ही याद रखने हैं। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब दो। अब मटर का एक्सपेरिमेंट पौधा लिया उसने, मटर के पौधे के लेने के पीछे कारण क्या क्या थे, कारण थे कि एक तो ये जल्दी ग्रो करता है, 6 महीने के अंदर अंदर के अपनी फसल दे देता है। दूसरा, एक पौधे की हाइट जो होती है वो ज्यादा नहीं होती, मटर का पौधा क्या है कि कम हाइट का होता है, तो जो ऑब्जर्वेशन करेगा वैज्ञानिक देखेगा। अब मान लो एक टाली के पौधे पे करनी है उसको ऑब्जर्वेशन, तो वो बार बार ऊपर चढ़ेगा नीचे उतरेगा, बहुत लंबा है, उसको ऑब्जर्वेशन करने में दिक्कत आएगी। तो उसने मटर का पौधा इसीलिए कि हाइट कम है, जो चेंज आएंगे, जो परिवर्तन आएंगे, मैं आसानी से देख सकूंगा। जल्दी क्या करता है वो, 6 महीने के अंदर अंदर वो मैच्योर हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से पक जाता है। तो इस वजह से उसने क्या किया था, मटर के पौधे को चुना था। इसमें टोटल जो मटर के गुण होते हैं वो 7 होते हैं, 7 विप्रयासी लक्षण। 7 अलग अलग क्या होते हैं, गुण होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, मेंडल ने लंबा पौधा लिया था, बोना पौधा लिया था, गोल लिया था, झुर्रीदार लिया था, हरा लिया या पीला लिया, तो वो 7 अलग अलग गुण उठाए थे। तो मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब एकल, एक, तो यानी कि वो एक ही गुण में तुलना करेगा, एक ही जो उसकी प्रॉपर्टी है, गुण है, उसमें तुलना। कैपिटल टी स्मॉल टी पढ़ा था ना। कैपिटल टी का मतलब लंबा पौधा, स्मॉल टी का मतलब बोना, छोटा यूज नहीं होगा, बोना वर्ड यूज होगा। लॉन्ग एंड ड्वार्फ बोलते हैं इसको, लंबा और बोना। जब इनके मध्य उन्होंने क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाया आपको बताया हुआ, क्रॉसिंग कैसे करवाते हैं, कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी आया, ये बनेगा। इस तरह से सारे के सारे क्या होंगे पौधे,
सारे के सारे कैपिटल टी आर है, कैपिटल टी आर है, कैपिटल टी आर है, कैपिटल टी आर है। सारे के सारे पौधे कैसे बने? लंबे बने। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रभावी कौन है ज्यादा? लंबे बड़े हैं। लंबे के गुण ज्यादा आ रहे हैं, सारे के अंदर लंबे गुण आ गए, तो लंबा प्रभावी है और बोना अप्रभावी है। इस तरह से उसने लक्षण बताए थे कौन सा प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी है। डाई हाइब्रिड में उसने क्या किया? उसने दो गुण ले लिए, जैसे कि एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर का मतलब राउंड, यानी कि गोल थे। स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार। और एक कैपिटल वाई था साथ में, येलो यानी कि पीला। और एक स्मॉल वाई यानी कि हरा। यानी कि यहाँ पे डाई हाइब्रिड का मतलब दो। दो में कौन कौन से क्रॉस हुए? कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यानी कि गोल और पीले दो गुण उठा लिए। यहाँ पे जोरीदार और हरा, उसके बीच क्रॉस करवाया है। तो डाई हाइब्रिड में दो लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। और मोनो में एक ही गुण के बीच में, एक ही जो लक्षण है उसके बीच में क्या की जाती है? तुलना की जाती है। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो। ठीक है, तो मेंडल वाला आगे टॉपिक अपने कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी काफी लंबा चौड़ा जेनेटिक्स है।